नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 मेरा बचपन के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? लेखक को रामलीला के पात्रों की सजावट देखना, उनके वस्त्र और रूप रंग की तैयारी में छोटे मोटे काम करना, वहां दौड़ भाग कर मदद करना सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे। फिर अगला प्रश्न है, आपको लेखक के बचपन की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? वे बातें आपको अच्छी क्यों लगी? तो उत्तर है, मुझे लेखक का नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना सबसे अच्छा लगा। ये बातें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इनमें सादगी, स्वतंत्रता और बचपन का आनंद झलकता है। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था और खेलों में सब मिलकर हंसी खुशी भाग लेते थे। फिर अगला प्रश्न है, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है, खेलते समय सावधानी बरतना, खतरनाक जगहों पर ना खेलना, खेल के नियमों का पालन करना, सुरक्षा के लिए उचित साधन जैसे कि हेलमेट, गार्ड आदि का प्रयोग करना, झगड़ा या जोर जबरदस्ती ना करना। अगला प्रश्न, लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या क्या बातें करते होंगे? तो उत्तर है, लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य शायद यही कहते होंगे कि उनका लड़का यानी कि लेखक पढ़ाई लिखाई की बजाय हर समय खेल में लगा रहता है, ना समय पर नहाता है, ना खाना खाता है और ना ही घर के कामों की सुध लेता है, यानी कि घर के कामों में भी कोई हाथ नहीं बटाता। वे उसके भविष्य को लेकर चिंता करते होंगे और खेलों में उसकी अधिक रुचि देखकर नाराज भी होते होंगे। अगला प्रश्न पाठ से, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखक के चचेरे भाई हलदर की आयु कितनी थी? तो उत्तर है, हलदर लेखक से 2 साल बड़े थे। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, लेखक की आयु 8 वर्ष थी, ठीक है। और उनका जो चचेरा भाई हलदर है वो उनसे 2 साल बड़े थे, तो उनकी उम्र कितनी हुई? 10 वर्ष, ठीक है। तो उनकी आयु 10 साल थी। फिर अगला प्रश्न, लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया है? तो उत्तर है, लेखक ने बताया है कि वह गुल्ली डंडा खेलने में इतना मग्न रहता था कि ना नहाने की सुध रहती थी ना खाने की, कि ना तो उन्हें गुल्ली डंडा खेलते समय नहाने की होश रहती थी और ना ही खाने की। इसी कारण घर वाले क्रोधित रहते थे, गुस्से में रहते थे, नाराज रहते थे। फिर अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है? तो उत्तर है, गुल्ली डंडा बिना खर्च के सरलता से खेला जा सकता है। इसमें किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, जबकि विलायती खेलों के लिए महंगे सामान और अलग मैदान की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को याद किया है? तो उत्तर है, लेखक ने बचपन के अनुभवों में कच्चे घर में रहना, खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, चचेरे भाई के साथ मौलवी साहब के पास पढ़ने जाना, रामलीला देखना और उसकी तैयारियों में भाग लेना तथा गुल्ली डंडा खेलना आदि अनुभवों को याद किया है। अगला प्रश्न है, समझ और अनुभव। लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं? तो उत्तर है, मैंने भी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े हैं, खेतों में दौड़ भाग की है और अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा व अन्य खेल खेले हैं। फिर अगला प्रश्न, लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं यानी खुद बना लेते हैं?
किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। तो उत्तर है, मैंने भी कागज की नाव, कागज के हवाई जहाज और लकड़ी से छोटे छोटे खिलौने स्वयं बनाए हैं, खुद बनाए हैं। कक्षा में मैं कागज का हवाई जहाज बनाकर लाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ उसे उड़ाकर खेलता हूँ। फिर अगला प्रश्न है, अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग करते हैं। आप अपने घर या पास पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग में लेते हैं? तो उत्तर है, हम घर में लकड़ी की छड़ी को बल्ला बना लेते हैं, कागज की गेंद से क्रिकेट खेल लेते हैं और पुराने टायर को घुमाकर भी खेलते हैं। कि कई बच्चे जो हैं छड़ी को बल्ला बना लेंगे, है ना, और कागज की गेंद बना लेंगे और उससे क्रिकेट खेल लेंगे, और जो पुराने टायर होते हैं साइकिल के या स्कूटी के, बाइक के, तो उन्हें घुमा घुमा कर डंडे से सरका सरका कर घुमा घुमा कर खेलते हैं। कई बच्चों को ये खेल जो है बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं, जोश से करते हैं? तो उत्तर है, मैं उत्साह से पतंग उड़ाना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद करता हूँ। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों का उनके उपयुक्त विवरण से मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और सामने उसका विवरण दिया गया है, तो हमें सही मिलान करना है। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं, तो इसका मिलान किससे करेंगे हम? भ्रमण करना अथवा इधर उधर चलना, ठीक है, कि वो सैर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा चित्र, यहाँ पर कुछ खाने की चीज है, वस्तु है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज, तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे, ठीक है, कि ये भुना हुआ अनाज है। और ये देखिए, ये होती है थापी, ठीक है, जिससे कई बच्चे जो हैं बैट बनाकर क्रिकेट खेलते हैं। काठ का चपटे और चौड़े सिरे का डंडा, तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। और अगला चित्र देखिए, ये क्या है? एक समुद्री कीड़े का खोल है, जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे, तो इसका मिलान होगा इससे, ठीक है। तो ये क्या है? एक समुद्री कीड़े का खोल है, जो इन समुद्रों में पाया जाता है। आप कभी समुद्री इलाके में गए होंगे, तो वहां पर पानी में रेत के साथ आपने इसको देखा होगा। फिर अगला प्रश्न है, खान पान। लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। गुणकारी स्वादिष्ट चना चबेना। तो चना चबेना प्राय हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं, खाद्य सामग्री यानी खाई जाने वाली वस्तु, ठीक है, जो चबा कर खाई जाती है। मकई, चिवड़ा, भेल, कई तरह के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर और मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना, दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी ना किसी रूप में चबाते हैं। जैसे आप मक्की के दाने भुन के खा लेते हैं, ठीक है, भुने हुए चावल खा लेते हैं, भुने हुए जो चने आते हैं वो खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? चबेना। कई प्रकार की कचरियाँ, कुरकुरे, पापड़, नमकीन, ये भी चबेनों का ही हिस्सा हैं, लेकिन ये घरेलू कम व सामान्यतः बाजार से मिलने वाले उत्पाद हैं। कि ये घरेलू, घर में बनाए जाने वाले नहीं, सामान्यतः सामान्य रूप से बाजार में मिलने वाले उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने घर के बने चबेने होते हैं। कि आजकल ये कुरकुरे, पापड़, नमकीन, ये सब बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो लोग घर में नहीं बनाते इन्हें। लेकिन जो बाजार के होते हैं वो इतने स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी नहीं होते जितने घर के बने हुए होते हैं। उनमें केवल स्वाद स्वाद होता है, लेकिन वो स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी नहीं होते।
और ऐसे बनाया जाता है चना चबेना। देश के विभिन्न स्थानों में चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेना में मटर, चना, सूखा चना, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। सम्मिलित यानी कि मिली होती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर भली प्रकार भून लिया जाता है। भुनने के बाद उसमें हल्का तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। इनसे चना चबेना का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। कि ऐसे जो है चना चबेना को घर में बनाया जा सकता है, जो बहुत ही हेल्दी भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप दिन भर क्या-क्या खाते पीते हैं, एक सूची बनाइए। अब आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि आप दिन भर में, पूरे दिन में क्या-क्या खाते पीते हैं, ठीक है? तो सबका अलग-अलग उत्तर हो सकता है, क्योंकि सभी अपनी-अपनी पसंद की, जैसा वो उनके घर में बनता है, वो खाते होंगे, है ना? तो आप लिख सकते हैं, जैसे नाश्ते में आप क्या खाते हैं? नाश्ते में मान लीजिए आप ब्रेड खाते हैं या पराठा खाते हैं, ठीक है? फिर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप कोई फल ले जाते होंगे, ठीक है? सेब या केला, ठीक है? या नमकीन ले जाते होंगे, बिस्कुट ले जाते होंगे, नमकीन, बिस्कुट, ठीक है? और घर आकर आप क्या खाते होंगे स्कूल से? दाल, चावल, ठीक है? दही खाते होंगे। फिर शाम को स्नैक में क्या खाते होंगे आप? जैसे कभी-कभी समोसा या कचौड़ी, ठीक। अगर आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाना पसंद करते हैं, तो वो लिख सकते हैं। रोटी, सब्जी खाते हैं, तो वो लिख सकते हैं। दूध पीते हैं सोते टाइम, तो वो लिख सकते हैं। तो जो भी आप दिन भर में खाते-पीते हैं, वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? अगला प्रश्न आइए जानें। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग या 3 घंटे का समय। यानी कि एक पहर में क्या बताया गया है कि एक पहर में 3 घंटे होते हैं, ठीक है? अब हमें बताना है एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं। अब एक दिन और एक रात, अब देखिए, पूरा एक दिन और एक रात, उसमें 24 घंटे होते हैं, ठीक है? और एक पहर कितने घंटे का होता है, जो हमने अभी पढ़ा? 3 घंटे का। एक पहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। तो 24 घंटे में कितने पहर होंगे? तो आप 24 को 3 से भाग कर देंगे। तो 3 अट्ठे 24, तो 8 पहर। तो आपका उत्तर क्या आएगा? तो आप इसमें लिखेंगे 8 पहर, ठीक है? एक बार दोबारा देखिए। एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं, यानी पूरे एक दिन में दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, और एक पहर में 3 घंटे होते हैं, ठीक है? तो 24 घंटे में कितने पहर होंगे? 8 पहर, अगर हम 24 को 3 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें। फिर अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिन के 4 पहर दर्शाए गए हैं। आप इन पहरों में क्या-क्या करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। या तो आपको लिखना है यहाँ पर, या फिर आपको चित्र बनाना है। जैसे प्रातः 6 बजे से 9 बजे में क्या करते हैं आप? तो सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप क्या करते होंगे? उठकर नहाते होंगे, ठीक है? नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, ठीक है?
फिर 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप क्या करते होंगे? स्कूल में पढ़ाई और रिसेस में लंच करते होंगे। रिसेस में खाना खाते होंगे। खाना खाना, ठीक है? फिर 12 से 3 बजे के बीच में आप क्या करते होंगे? 12 से 3 बजे के बीच में स्कूल से घर आना, स्कूल से घर आना, भोजन करना, खाना खाना, ठीक है? भोजन करना, आराम करना, ठीक? फिर उसके बाद 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप क्या करते होंगे? जो आपको होमवर्क मिलता होगा, गृह कार्य, ठीक है? स्कूल में जो भी काम मिलता है वो करते होंगे, गृह कार्य करना, फिर थोड़ी देर खेलना, फिर उसके बाद परिवार के साथ समय बिताना, ठीक है? तो ये काम आप करते होंगे या इसके अलावा कोई और काम आप करते हैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में, तो वो आपको लिखने हैं या उनका चित्र बनाना है जो आपको सही लगे। अगला प्रश्न है तमाशा। गुल्ली है जरासी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तमाशा का अर्थ है वह दृश्य जिसे देखने से मनोरंजन हो। जैसे आपकी गली में, गली मोहल्ले में बंदर का खेल दिखाने वाले आते होंगे, मदारी आता होगा, ठीक है? कई बार कई जादू दिखाने भी आ जाते हैं, ठीक है? जैसे मेला, नौटंकी आदि। नीचे दिए गए नामों को पढ़िए। इनमें से कौन-कौन से तमाशे आपने देखे हुए हैं, उन पर घेरा बनाइए। अब यहाँ पर अगर आपने कठपुतली का खेल खेला है तो उसके आगे आप घेरा लगा देंगे। कभी कोई आपने नाटक देखा है तो उसके आगे घेरा लगा देंगे। अगर आपने कभी बाइस्कोप देखा है तो इस पर आप घेरा लगा सकते हैं। बाइस्कोप क्या होता है? बाइस्कोप एक प्रकार का पुराना मनोरंजन का यंत्र था जिसे चलचित्र दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि देश दुनिया की तस्वीरें और चलती फिरती फिल्में दिखाने के लिए, ठीक है? और करतब अगर आपने देखा है अपने गली मोहल्लों में, ठीक है? तो उस पर आप घेरा लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है रामलीला। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली के आसपास स्थान-स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं कि आप विद्यालय की वर्दी में ही रामलीला का मंचन कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त वस्तु या कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। पूरी राम कथा का मंचन संभव ना हो तो प्रत्येक कक्षा या समूह भिन्न-भिन्न दृश्यों को प्रस्तुत कर सकता है। आप अपने संवाद स्वयं बना सकते हैं, अपने डायलॉग्स जो हैं खुद बना सकते हैं। इस कार्य में आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है कि आप कैसे-कैसे तैयारी कर सकते हैं रामलीला की। जैसे पहले पात्रों का चयन करें आप। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण आदि के लिए छात्रों का चयन करें कि कौन कौन सा पात्र बनेगा। आप विद्यालय की वर्दी में ही अभिनय कर सकते हैं। फिर दृश्यों का चयन, ठीक है? कि कौन-कौन से दृश्य आप दिखाएंगे। पूरी राम कथा ना होने पर कुछ प्रमुख दृश्य चुन सकते हैं, जैसे राम के जन्म का दृश्य दिखा सकते हैं, सीता स्वयंवर का, राम वनवास जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, सीता हरण यानी कि जब रावण जो है सीता माता को उठा कर ले गया था, हनुमान का लंका जाना, राम रावण युद्ध, राम की अयोध्या वापसी। तो इन दृश्यों को आप दिखा सकते हैं। और संवाद कैसे होंगे? संवाद आपके छोटे और सरल होने चाहिए ताकि सबको अच्छे से समझ आए। मंच सज्जा और मंच किस तरह से सजा सकते हैं आप? यदि विशेष कपड़े और सजावट ना हो तो भी आप हाथ में धनुष बाण, कागज का मुकुट बनाकर वो पहन सकते हैं। कागज की गदा या माला बनाकर पात्रों को अलग-अलग दिखाया जा सकता है।
और सहयोग इसमें आप अपने शिक्षकों और अभिभावकों से मदद ले सकते हैं। पुस्तकालय से चित्र या किताबें देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। और समूहों में प्रस्तुति कैसे करेंगे? प्रत्येक कक्षा या समूह अलग अलग दृश्य प्रस्तुत करे, ठीक है। और अंत में सब मिलकर दीपावली के अवसर पर राम राज्य का दृश्य दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप रामलीला का मंचन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, इन पर ध्यान दीजिए। तो जैसे विलायती के नीचे रेखा है, बड़ा के नीचे रेखा है, महंगे के नीचे रेखा है, ठीक है। जहाँ विलायती, बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब और सामान की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? खेलों की विशेषता क्या है कि वो विलायती खेल हैं। ऐब कैसे हैं? बड़े ऐब हैं। महंगे क्या हैं? सामान हैं। तो सामान की विशेषता क्या है कि वो महंगे हैं। ऐब की विशेषता क्या है कि वो बड़ा ऐब है, यानी बड़ी बुराई है। और खेल कैसे हैं? विलायती। तो यहाँ पर विलायती, बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब और सामान की विशेषता बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि खेल, ऐब और सामान जो हैं वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। तो विलायती, बड़ा और महंगे ये क्या हैं? विशेषण शब्द हैं, ठीक है। अब पाठ में से कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखिए। अब हमें यहाँ पर विशेषण लिखना है और यहाँ पे संज्ञा शब्द लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, विलायती खेल, कि खेल की विशेषता क्या है कि वो विलायती हैं। तो बाकी हमें खुद से लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं कच्चा या टूटा घर। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा, लेखा का घर कैसा था? कच्चा और टूटा हुआ। तो घर क्या है? संज्ञा शब्द, और कच्चा और टूटा क्या है? विशेषण। नंगे पांव या बदन। पांव और बदन क्या है? संज्ञा शब्द है, और नंगे क्या है? विशेषण। सरल विशेषण और स्वभाव संज्ञा शब्द। छोटे मोटे, छोटे मोटे क्या है? विशेषण। और काम क्या है? संज्ञा। महंगे सामान, सामान क्या है? संज्ञा, और महंगे क्या है? विशेषण। तो इस प्रकार जो विशेषण है वो संज्ञा के गुण, अवस्था और प्रकार को बताते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा पेटी। कावेरी को कबड्डी खेलते हुए चोट लग जाती है। उसकी मित्र नीलोफर सभी से प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स मांगती है, लेकिन वह किसी के पास नहीं थी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स, जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट एड बॉक्स कहते होंगे। कावेरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नीलोफर सभी को प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाती है और उसमें रखी हुई वस्तुओं तथा दवाइयों के बारे में बताती है। अब आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली उन वस्तुओं व दवाइयों की एक सूची बनाइए जिनके बारे में नीलोफर ने सभी को बताया होगा। आप भी अपने लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों तथा अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। तो ये है प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसमें क्या क्या जरूरी सामान यानी कि दवाइयाँ और वस्तुएं होनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार, प्राथमिक उपचार दे सकें। तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी की वस्तुएं और दवाइयों की सूची दी गई है कि रुई होनी चाहिए घाव को साफ करने के लिए, पट्टियाँ होनी चाहिए चोट पर बांधने के लिए, प्लास्टर या बैंडेज होनी चाहिए छोटी चोट पर लगाने के लिए, एंटीसेप्टिक द्रव्य यानी कि डिटोल हो, सेवलन हो घाव को धोने के लिए, चोट को धोने के लिए, और एंटीसेप्टिक क्रीम या ऑइंटमेंट हो घाव या जलने पर लगाने के लिए, थर्मामीटर बुखार जांचने के लिए, नापने के लिए, कैंची और सेफ्टी पिन पट्टी काटने या बांधने के लिए,
दर्द निवारक दवा जैसे कि पैरासीटामोल हल्का बुखार या दर्द कम करने के लिए। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट उल्टी, दस्त या कमजोरी में देने के लिए। डिस्पोजेबल दस्ताने चोट साफ करने या पट्टी बांधने के समय, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले। तो ये जरूरी सामान फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में अवश्य होने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके खेल। ऐसे अनेक खेल आप सभी खेलते होंगे जिनमें किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप स्वयं ही बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ खेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं, रेखा खींचकर इनके सही नामों से मिलाइए। तो यहाँ पर हमें खेल का चित्र दिया गया है और यहाँ पे खेल का नाम। तो आप चित्र में, पहले चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है इकड़ी दुकड़ी। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे, ठीक है। ये है लट्टू वाला खेल है, ठीक है, तो इसे कहते हैं लट्टू। इस चित्र में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये है पतंग का खेल। अगले चित्र में बच्चे जो हैं, बच्चा जो है अपनी अपनी सीमा में जाने का प्रयास कर रहा है और दूसरा उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। तो ये किस खेल में होता है? कबड्डी में, ठीक है। आपस में चर्चा कीजिए कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है तथा यह भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है। अब आपको इन ऊपर दिए गए खेलों के बारे में बताना है कि इन्हें कैसे खेला जाता है, और इन्हें अगर आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर किसी और नाम से जाने जाते हैं तो वो आपको लिखने हैं। तो जैसे कि कबड्डी 2 टीमों में खेला जाता है। एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विरोधी टीम में जाता है और उन्हें छूकर अपनी टीम में लौटने की कोशिश करता है। कहीं कहीं इसे हू तू तू भी कहते हैं। फिर दूसरा इकड़ी दुकड़ी, जमीन पर खानों का आरेख बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, उसमें एक पैर से कूदते हुए खेला जाता है। कहीं कहीं इसे सतोलिया या स्टापू कहते हैं। फिर तीसरा लट्टू, लकड़ी के बने लट्टू को धागे से लपेटकर जमीन पर छोड़ा जाता है और देखा जाता है कि किसका लट्टू अधिक देर तक घूमता है। इसे कुछ जगहों पर भंवरा भी कहते हैं। अगला है पतंग, कागज व बांस से बनी पतंग को आसमान में उड़ाया जाता है और डोर से उसे नियंत्रित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे गुड्डी भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उन आनंदमयी खेलों की एक सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ खेल सकते हैं, जिन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी है। दिव्यांग यानी कि जिन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी है। आप इस कार्य में मित्रों, शिक्षकों एवं अपने अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। तो उत्तर है, कौन कौन से खेल हैं? सांप सीढ़ी हो गया, लूडो, कैरम, शतरंज, पजल्स, जोड़ तोड़ वाले खेल, कहानी सुनाना और रोल प्ले करना, गीत संगीत के खेल जैसे कि अंताक्षरी खेलना, चित्रकला प्रतियोगिता, गुब्बारा फुलाना और पास करना, हाथ की उंगलियों से खेले जाने वाले खेल जैसे आला बाला या कागज कैंची पत्थर, ठीक है। तो ये ऐसे खेल हैं जिनमें किस ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, जिन्हें कोई भी आसानी से खेल सकता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय से। अपने पुस्तकालय में जाकर प्रेमचंद की लिखी कहानियां पढ़िए तथा कक्षा में उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो आपको पुस्तकालय में प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियां पढ़नी हैं और उनके बारे में चर्चा करनी है। जैसे उनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? पूस की रात, गरीब किसान हल्कू की कहानी, ईदगाह, छोटे हामिद और उसकी दादी की भावुक कहानी, पंच परमेश्वर, न्याय और सच्चाई पर आधारित कहानी, नमक का दरोगा, ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर व्यंग्य, कफन, गरीबी और मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक कहानी। तो ये सभी आपको पुस्तकालय लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। इन्हें आप पढ़ सकते हैं और इनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और चर्चा के बिंदु क्या होंगे कि कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन थे, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है,
लेखक ने समाज की किन किन सच्चाइयों को दिखाया है। आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और क्यों? अगर आप पात्र की जगह होते तो क्या करते? ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन्हें भी जानिए। सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत के एक प्रसिद्ध पैरालंपिक तैराक के रूप में जाने जाते हैं। पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाला ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। ध्यान दीजिए कि जो पैरालंपिक खेल होते हैं वो दिव्यांग खिलाड़ियों, जिन्हें किसी न किसी तरह की शारीरिक परेशानी होती है, उनके लिए समय समय पर आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। पेटकर भारतीय सेना के एक जवान थे। सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई गोलियां लगने के कारण वे लकवाग्रस्त हो गए थे। लकवाग्रस्त यानी कि उन्हें पैरालाइज हो गया था। उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर तैराकी शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर्स की सलाह पर तैराकी यानी स्विमिंग शुरू कर दी। कुश्ती, हॉकी आदि खेलों में बचपन से ही रुचि रखने वाले मुरलीकांत पेटकर ने अपनी लगन और परिश्रम से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। और उनकी रुचि किसमें थी? कुश्ती, हॉकी आदि खेलों में उनकी रुचि थी और उन्होंने अपनी सच्ची लगन और मेहनत से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली और वे 1972 के हाइडिलबर्ग पैरालंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिव्यांग तैराक बने। उन्हें क्या मिला? स्वर्ण पदक। ठीक है, तत्पश्चात सन 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया कि पैरालाइज लकवाग्रस्त होते हुए भी उन्होंने सच्ची लगन और मेहनत से तैराकी में प्रवीणता प्राप्त की और उन्हें हाइडिलबर्ग पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिला और भारत सरकार द्वारा 2018 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पता लगाइए। अब आप चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी के बारे में पता लगाइए। इसके लिए आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। तो यह तस्वीर शीतल देवी एक भारतीय पैरा तीरंदाज की है, जिनका जन्म फोकोमेलिया नामक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति के साथ हुआ था, जिसके कारण उन्हें जन्म से हाथ नहीं है, कि उन्हें किसी तरह की जन्म संबंधी जो है परेशानी हो गई थी जन्म में उनके, जिस कारण उनके हाथ नहीं हैं। वह अपने पैरों का उपयोग करके तीरंदाजी करती हैं और पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सबसे कम उम्र की भारतीय पैरालंपिक पदक विजेता बनी। उन्होंने 2022 के एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण यानी 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता और विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली बिना हाथ वाली महिला आर्चर हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ हमने मुरलीकांत पेटकर के बारे में पढ़ा और शीतल देवी के बारे में पढ़ा, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही किसी न किसी शारीरिक परेशानी से ग्रस्त थे, दिव्यांग थे, लेकिन अपनी सच्ची लगन और मेहनत से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ऐसे पैरालंपिक खिलाड़ियों के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इन खेलों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।
आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।